वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। जैसा कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी इंट्रो में भी आपको बताया था कि जो येलो सोफ़ा है वो उन तमाम लोगों के लिए होता है जो कि हमारे मुल्क के सुपरस्टार्स हैं, जो कि आप लोग भी हैं। सो हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों में से भी लोगों को बुलाएं जो कि येलो सोफ़े पे आके बैठे हैं और उनसे हम गपशप करें और हम देखेंगे जी आपसे हम क्या सीख सकते हैं। तो आज भी हमने सुपरस्टार को ही बुलाया है और आज उनसे हम गपशप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी कैसी रही, स्पेशली वो तमाम लोग जो कि मीडिया की तरफ आना चाहते हैं, जिनको एक्टिंग का बहुत शौक है, जिनको राइटिंग का बहुत शौक है, वो चाहते हैं वो कुछ लिखें, कुछ स्क्रिप्ट लिखें। कैसे शुरू कर सकते हैं आप, कैसे आपकी जर्नी शुरू हो सकती है, कैसे आप स्पेशली अपना गोल सेट कर सकते हैं। तो आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है आतिफ रेहान सिद्दीकी साहब को, जो कि राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और अभी जो है वो कंटेंट हेड भी हैं कहीं पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाउ आर यू गाइस? वी आर प्रीटी गुड। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जब हम स्पेशली इस चैनल पे बैठे होते हैं, किसी टीवी चैनल पे बैठे होते हैं और कैमरा किसी लोग हमें देख रहे होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है और राइटिंग भी ही एक क्रिएटिविटी का नाम है। और लोग ब्लेस्ड होते हैं, हर कोई लिख नहीं सकता है, हर कोई इस तरह से क्रिएट नहीं कर सकता है। सो जैसे ये कह रही हैं कि जो वहाँ पे हमारे साथ दोस्त बैठे होते हैं उनमें कोई ना कोई यूनिक चीज़ होती है। सो व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट यू? आई वांट टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट, यू नो। फिर हम चले जाएंगे उस जर्नी की तरफ। What is so unique about me? Actually देखें, जो भी एक राइटर होता है वो उसके दो हिस्से होते हैं। Let's put it like that. एक हिस्सा उसका वो होता है कि उसकी जिंदगी ने उसको क्या सिखाया है। ठीक है। तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। फिर ये बहुत मैटर करता है कि आपके पास टेक्निक क्या है। देखिए, राइटिंग असल में अक्सर लोग इसको टैलेंट की हद तक समझ के खत्म कर देते हैं कि सिर्फ एक नेचुरल टैलेंट है। इट इज एक्चुअली मोर ऑफ अ स्किल देन अ टैलेंट। तो ये ऐसी चीजें डेवलप की जा सकती है ओवर टाइम। अगर आप इफ यू आर ऑब्सेस्ड विद इट, अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, अगर आप लिखते रहें, तो आपको ये आ जाती है जिसको आप क्रिएटिविटी कह रहे हैं। ठीक है। क्रिएटिविटी असल में देखें है क्या, एट द एंड ऑफ द डे दो अनयूजुअल चीजों के कॉम्बिनेशन को क्रिएटिविटी कहते हैं। तो आपके पास इनफ बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिनकी आप कॉम्बिनेशंस बना सकें। तो चाहे वो लाइफ एक्सपीरियंस से आए, चाहे वो आपकी रीडिंग से आए, चाहे वो आपकी विजुअल लाइब्रेरी से आए, तो इट टेक्स प्रैक्टिस टू पुट देम टुगेदर लाइक दैट। ठीक है। राइटिंग की अगर हम सिर्फ कुछ रूल्स की बात करें, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे हैं, हमारे इमर्जिंग राइटर्स भी हमें देख रहे हैं। सो कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं? कोई भी आप अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, स्पेशली लेट्स सपोज हम एक ड्रामा लिख रहे हैं, कोई फिल्म लिख रहे हैं, बेसिक रूल्स कौन से जो कि एक राइटर को लिखने से पहले अपने माइंड में रखने चाहिए? राइटिंग के रूल्स, अच्छा फ्रैंकली राइटिंग के रूल्स जो है ना, अक्सर यहाँ बड़ी डिबेट है इसके ऊपर, टू बी ऑनेस्ट। अक्सर राइटर्स जिनसे मैं मिलता हूँ उनका ख्याल होता है कि राइटिंग में रूल्स नहीं होते, बस जो आमद होती है उसको लिखना चाहिए। सही। आई पार्शियली एग्री विद इट एंड आई पार्शियली डिसएग्री विद इट। उसकी वजह ये है कि देखें, इंसानी दिमाग के ना दो हिस्से होते हैं, एक राइट ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है। द लेफ्ट ब्रेन जो है ना उसका ताल्लुक कंप्लीटली लॉजिक के साथ होता है, स्ट्रक्चर के साथ होता है, और जो राइट ब्रेन है उसका सब इमोशंस के साथ होता है, क्रिएटिविटी के साथ होता है, आमद के साथ ठीक होता है। हो गया। सो ये दोनों हिस्से समझने जरूरी है। जो लेफ्ट ब्रेन है वो चलता ही रूल्स पे है। सो अगर आपको रूल्स नहीं आते तो आप टेक्निकली उस फील्ड का हक अदा नहीं कर रहे। तो रूल्स क्या होते हैं राइटिंग के? बहुत बड़े बेसिक से रूल्स होते हैं। जब आप कोई खत लिखते हैं लेट्स से, तो आप उसका एक शुरुआत करते हैं, उसका एक मिडल होता है जिसमें उसका मतन होता है, फिर उसका एक एंड होता है जिसमें आप उसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट भी इनफैक्ट ऐसे ही होता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग इसको बनाते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस डिफरेंट है। तो एक चीज होती है जिसको हम थिएटर वाले लोग तो उसको बड़े आराम से समझ जाते हैं कि एक एक्ट स्ट्रक्चर होता है। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 आपको डिवाइड किया जाता है एक स्क्रिप्ट को, एक स्टोरी को। तो हर एक्ट का कोई मकसद होता है, तो उस मकसद को पूरा किया जाता है। तो अगर आप गौर करें ना, तो अक्सर कहानियां अपने आप लिखी जाती हैं जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि रूल्स मैंने नहीं बनाए, बाकी राइटर्स ने नहीं बनाए। ये रूल्स कब से हैं? गालिबन जब से इंसानियत है। मतलब अरस्तू ने अपने ज़माने में कितने हजार साल पहले एक किताब लिखी थी, वो आजकल नेट पे मिल जाती है, पोएटिक्स के नाम से। उसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, वो रूल्स आज भी एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई होते हैं, हर कहानी पे अप्लाई होते हैं। सही। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे कि एक हीरोज जर्नी एक चीज़ होती है। जी।
ठीक है, एक हीरो का सफर, लेट्स पुट इट लाइक लाइक योर दैट। सफर, जैसे तो- आपकी अपनी जर्नी है। वेल डिबेटेबल, अच्छा जो हर चीज डिबेटेबल है ना, लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं डिबेटेबल ना हो। ओह वेरी वेरी हार्ड टू से। क्योंकि मेरे लिए जिंदगी में होता है कि जब आप आते हैं लाइक सबीन सेट के, हम जब जो हमें देख रहे होते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए इंस्पिरेशन होती है, और जो इंस्पिरेशन का बायस बनते हैं वही यहाँ पर आकर बैठते हैं कि लाइफ में रिजेक्शंस भी होती हैं, और रिजेक्शन से बंदा सीखता है। वो Definitely. कहते हैं ना कि वो शायद तभी अच्छा शेर कह सकता है जब उसके अपने ऊपर बीती हो। तो अपनी आप बीती से आप शुरू ज़िंदगी करते हैं। तो आपने भी जब आगाज़ किया, क्योंकि एक राइटर के लिए रूल्स तो आपने बता दिए, मगर वो जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए, और किस किस स्ट्रगल से गुजरता है उसके लिए भी देखिए तैयार उसमें आमतौर पे जब मैं पढ़ाता भी हूँ राइटिंग, या मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रहा होता हूँ या कोई नया मेंबर मेरी टीम में शामिल होता है, तो उनको सबसे पहले हम एक बड़ा गलत किस्म का जुमला बोलते हैं। हम उनको कहते हैं कि लर्न टू किल योर बेबीज, अपने बच्चों का कत्ल करना सीखे, क्योंकि जो कुछ आप लिख रहे होते हैं वो आपके बच्चों की तरह होता है, लेकिन जब उसके ऊपर तनकीद होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके बच्चे को मारा जा रहा है। लेकिन इस चीज़ की आदत डालनी पड़ती है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं वो रिजेक्ट होगा होगा होगा, और वही रिजेक्शन आपको असल में सिखाती है। True. सो आपको अंदाजा होता है कि अच्छा शायद मैंने कुछ गलत किया, आई नीड टू गेट बैक इनटू माय स्किल एंड सी के मैं क्या ठीक कर सकता तो हूँ। जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। Criticism बहुत ज़रूरी एक हद होता है। तक बहुत ज़रूरी भी होता है, उससे आप सीख रहे होते हैं और उसी से आपके अंदर होता है कि हाँ मुझे बेहतर करना है, और आप मोटिवेटेड रहते हैं थ्रू आउट अपनी बिकॉज जर्नी जो में। लोग क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते उनके वो सीख नहीं पाते। सो अच्छा, पहले आर्टिस्ट, एक्टर, थिएटर एक्टर या राइटर? पहले राइटर, पहले राइटर। शुरुआत मेरी एज एन एक्टर हुई थी तकरीबन 18 साल पहले, लेकिन बेसिकली अभी मैं आइडेंटिफाई करता हूँ अपने आप को एज अ स्क्रीन राइटर। स्क्रीन राइटर। क्या लिखना पसंद है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कैसी स्टोरीज लिखते हैं आप? यू नेम इट। मैं अपने आप को जॉनरा इंडिपेंडेंट समझता हूँ, मतलब है। आई डू फेवर सम थिंग्स ओवर द अदर। मैं ज़्यादा फेवर करता हूँ फैंटेसी को, या क्या कहते हैं लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस आई लाइक टू राइट, मुझे डायलॉग लिखना बड़ा मजे का लगता है। अच्छा, सो दैट्स प्रीटी गुड। अच्छा, क्या होता है कि अभी जिन टाइम्स में हम रह रहे हैं इस वक्त आप क्या समझते हैं किस तरह की राइटिंग्स हैं, क्योंकि हम कमर्शियली स्पीकिंग, अब मैं कमर्शियली स्पीकिंग की तरफ आ रहा हूँ, किस तरह की राइटिंग्स जो ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकती हैं या हो रही हैं? एक्चुअली मेरा ख्याल है मैं आपके सवाल को थोड़ा सा ट्यून करना चाहूँगा। करें प्लीज़। वो ये कि देखें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी जिस ज़माने में हम रहते हैं, ज़्यादा ज़रूरी ये कि रिस्पॉन्सिबल राइटिंग की जाए। देखिए होता क्या है कि जब हम लिखते हैं, आपने जो कुछ भी लिखा वो जितने लोगों ने देखना है, आप चाहें या ना चाहें आप एक मैसेज दे रहे हैं। सही। सो अब उसमें उस मैसेज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप महसूस करें तो, कि अगर एक चीज़ 10 लाख लोगों ने देखी, उसमें से 10 लाख लोगों ने अगर उसका अच्छा मतलब ले लिया, कोई अच्छी चीज़ सीखी और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, तो एज अ राइटर ये आपका हिस्सा है उनकी ज़िंदगी में। और सेम गोज़ द अदर वे अराउंड। तो अगर हम सिर्फ ये सोचना शुरू करें पहले कि हमने कहना क्या है और क्यों कहना है, हम ज़माना इतनी स्पीड से चेंज हो रहा होता है और हम उससे इतनी स्पीड से एडजस्ट हो रहे होते हैं कि हम अक्सर ये भूलना शुरू हो जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम इस ज़मीन पे क्यों हैं, और हमने क्या इंस्पिरेशन लेके अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। इतना पोल्यूशन है, सोशल मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, इतने चैनल्स हैं, इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, यू कीप वॉचिंग कंटेंट ऑल डे लॉन्ग, इतना कंटेंट पोल्यूशन है आई वुड से, राइट। सो अब उसके अंदर आपने क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करके अपने साथ रखनी है। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जहाँ तक कमर्शलाइजेशन का ताल्लुक है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। एक बिजनेस मॉडल है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन देयर इज़ नो रीज़न कि हम कमर्शियल होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। सो जहाँ तक कमर्शियल राइटिंग का ताल्लुक है, अगर मुझसे पूछें तो ये एक इतना सिंपल लॉजिकल सा आंसर है इस बात का, वो ये कि जिस तरह बिजनेस में पढ़ाया जाता है कि एक मार्केट का वैक्यूम तलाश करें, उसको फिल कर दें, तो ये मार्केटिंग है। दैट इज मार्केटिंग। अच्छा। और फिर मार्केटिंग का एक और भी तो रूल है ना, हायर द रिस्क इज हायर द रिटर्न इज। एब्सोल्युटली राइट। अब गौर करें ना, लाइक फॉर एग्जांपल कितने जॉनरास हैं जो पाकिस्तान में एट द मोमेंट मिसिंग है। लाइक फॉर एग्जांपल हॉरर के ऊपर उस तरीके से काम नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। लेकिन अब मैंने सुना वगैरह वगैरह। होना शुरू हो गया, लेकिन ऑडियंस हो की गया। तरफ से वो रिस्पांस नहीं आ रहा होता। मे बी शायद अभी हमने शुरू किया है काम करना, तो अब देखें इट्स Quality लाइक of work. इट्स द आर्टिस्ट्स रिस्पांसिबिलिटी टू मूव द सोसाइटी फॉरवर्ड। ये एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को आगे बढ़ाए। सही। अब आर्टिस्ट का काम ये होता है कि ऑडियंस का टेस्ट डेवलप करे,
अगर आर्टिस्ट ये कर रहा है कि जो बिकता है सिर्फ वही बनाओ, तो टेक्निकली वो आर्टिस्ट नहीं है। लेकिन अभी अगर देखा जाए कि अगर कोई आप कमर्शियल एलिमेंट नहीं ऐड करते, कुछ भी आप टीवी पे आप चला रहे हैं, तो उसके बाद बहुत टाइम तक वो सस्टेन भी तो नहीं कर पा रहा होता। फिर आप वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? क्योंकि कहा जाता है अमूमन हम जितने भी हमारे गेस्ट को बुलाते हैं जो कि राइटर हों, एक्टर्स हों, सो वो कहते हैं कि भाई हम तो वही दिखाते हैं जो कि ऑडियंस देखना चाहती है, जो आवाम देखेगी हम वो दिखाएंगे। सो टीआरपी का जो एक एलिमेंट है उसको किसी हद तक इग्नोर नहीं किया जा सकता इसके अंदर, क्योंकि चैनल भी तो देखिए एक हद तक सस्टेन कर सकता है एक शो को। असल में देखिए वही वाली बात है कि वो एक स्टीव जॉब्स जो वो बनाते हैं फोन चोन वगैरह, अब तो फौत हो गए हैं, उन्होंने एक बात की थी कि आपको कैसे पता कि लोगों को क्या चाहिए जब तक उन्होंने वो देखा नहीं है। वाह। देखिए आपने जब तक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की और एक्सपेरिमेंटेशन को सस्टेन नहीं किया, आपको ये फैक्चुअली नहीं पता कि लोग क्या पसंद करेंगे या क्या पसंद कर सकते हैं। अच्छा, एज अ राइटर आपने कहा ना कि आर्टिस्ट ठीक है, मगर एज अ राइटर अनवर मसूद साहब उस्ताद हैं, उनसे पढ़ा है, तो आपने वो आमद की बात की थी, एक आमद होती है, तो हमने भी उनसे सवाल किया था जो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल राइटिंग की तरफ जाना चाहिए और सोचना चाहिए। तो एक दफ़ा हमने भी उनसे पूछा था, पर्शियन हमें पढ़ाते थे कॉलेज में, कि सर ये जो आमद होती है क्या ये भी किसी डिसिप्लिन का शिकार होती है? इसके पीछे कोई डिसिप्लिन होता है? तो कहते हैं आपने बड़ा अच्छा डिफाइन किया था कि आप विजुअली कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ आप बुक रीडिंग करते हैं, मगर सर ने कहा था कुछ सर्कमस्टांसेस आपके ऐसे होते हैं, जिस हालात से जिस वक्त से आप गुजर रहे होते हैं उस वक्त जो आमद होती है वो उसके साथ सूटेबल होती है, मगर कभी कभी हम एक फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं। वो जो फैंटेसी की दुनिया में एक राइटर जब लेके जाता है, आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करे, तो सबको एक रिलीफ मिलती है डिप्रेशन से, टेंशन से, एंजाइटी से, डेली लाइफ से, और वो उसमें जाकर खुद एक करैक्टर के तौर पे जीना शुरू कर देते हैं। सो व्हाइल यू राइट, क्या आप भी उसमें अंदर किसी करैक्टर में जी रहे होते हैं? बिल्कुल जी रहे होते हैं। असल में इसमें देखें आमद कंप्लीटली डिपेंड करती है रिसीव करने वाले की गहराई पे, ठीक, और उसकी कम्प्लेक्सिटी पे। आप अपने आप को जितना गहरा करते जाते हैं आप उतना ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं। तो अब उसमें होता क्या है कि देखिए जिस तरह आपकी ज़िंदगी से आप फॉर एग्जांपल आप अपने रिश्तेदारों से मिल रहे होते हैं, आप कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में उनका एक खाका बना रहे होते हैं। मेरा ख्याल है मैंने आज तक कोई ऐसा किरदार नहीं लिखा जो मेरे किसी जानने वाले पे बेस्ड ना हो। अब उनको पता लगे या ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन अब पता लग जाएगा। हाँ, अब पता लग जाएगा। एक ये बात, दूसरा हर किरदार जो मैं लिखता हूँ या अक्सर जो राइटर्स लिखते हैं वो कोई ना कोई देयर आर सम वर्जन्स ऑफ माई सेल्फ इन द कैरेक्टर, कि जो मेरी जिंदगी ने मुझे एक पर्टिकुलर लेसन सिखाया, एक सबक सिखाया, मैं वो उस पे बेस करके एक किरदार बनाता हूँ। तो जहाँ तक आमद का ताल्लुक है, यस आपको उस किरदार में जाना पड़ता है, आपको उस कैफियत में जाना पड़ता है, और उस कैफियत को एक बहुत देर तक मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। और फ्रैंकली ये अक्सर लोग ये बात नहीं करते इस मौजू पे, लेकिन राइटर्स के लिए ये बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। सही। कि आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं कोई उदासी का मोमेंट लिख रहा हूँ लेट्स से, तो मुझे उदासी की कैफियत को अपने अंदर बना के रखना है, और बहुत देर तक बना के रखना है जब तक मैं वो किरदार को कंप्लीट नहीं कर लेता। ऐसे ही है। अब उसको बहुत देर तक मेंटेन करना, उस कैफियत में जाना, उस कैफियत में से निकलना, इट टेक्स प्रैक्टिस। बहुत मुश्किल है लिखना। मैं तो नहीं लिखती। हम थोड़ी एक्टिंग की बात कर लेते हैं। She's into acting as well, तो इसीलिए। सो अभी हमें, क्योंकि अब हम सिर्फ यूथ की बात करते हैं, यूथ से अगर हम स्टार्ट करें, सो जब टीवी की बात आती है, मीडिया की बात आती है, तो यूथ के माइंड में सबसे पहले आता है ऑन स्क्रीन आना, ग्लैमर अट्रैक्ट कर रहा होता है, और सबको होता है जी ओवरनाइट फेम आपको मिल जाए और सब कुछ। अभी मीडिया स्टूडेंट्स भी जब हमें देख रहे हैं तो उनकी भी पहली उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही होती है कि किसी तरीके से ऑन स्क्रीन आ जाए, मशहूर हो जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए। और ये मुझे पर्सनली लगता है कि अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं कि आप अचानक से आप कहते हैं कि आपको एक चीज़ मिल जाए, और आप गोल को स्टेप बाय स्टेप सेट नहीं कर रहे होते। उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप उनको गाइड करेंगे कि वो अपना गोल, रियलिस्टिक गोल्स किस तरह से सेट करें? देखिए थिंग्स लाइक फेम, शोहरत, दौलत, ये सारी चीजें वो हैं जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये रियल चीज नहीं होती हैं। दे कम विद टाइम, दे कम विद स्किल, दे कम विद एक्सपीरियंस, दे कम विद लक इवन। ये वो चीज़ें अगर फॉर एग्जांपल मीडिया स्टूडेंट्स से अगर बात करें तो उनको सबसे पहले ये सीखना पड़ता है कि एक आर्ट फॉर्म है ना, तो उस आर्ट फॉर्म का एक डिसिप्लिन होता है, और
अगर वो आर्ट फॉर्म आपको एक किक देती है विद इन योरसेल्फ कि यार आई वांट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, राइट, आप इस प्रोसेस से ही इतना ऑब्सेस हो जाते हैं कि ये आपके लिए इररिलेवेंट होता है कि मेरी शोहरत क्या है। सही। एक टाइम के बाद हाँ शोहरत आपको मिलनी भी शुरू हो जाती है, शोहरत किसको बुरी लगती है, लेकिन शोहरत के लिए करना, देन आप अपने आप को सरफेस पे रख रहे हैं, आप अपने अंदर उतर ही नहीं रहे और आप सीख नहीं रहे होते, स्टेप्स सीख से नहीं आप रहे नहीं गुजरे, जब एक जर्नी आप नहीं जी रहे तो उसके बाद आप शॉर्टकट्स, क्योंकि शॉर्टकट्स की तरफ लोग बहुत जा रहे होते हैं, तो ये देखिए, रेफरेंस मिल जाए, वो रेफरेंस यूज अब हो आप जाए। गौर करें कि अगर एक एक्टर है उसको कितनी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर मैं एक बुरे मूड के अंदर हूँ ठीक और है। मैंने एक अच्छा रोल परफॉर्म करना है, मुझे इमीडिएटली अपना मूड शिफ्ट करना है, सही। कितना इंटरनल डिसिप्लिन चाहिए इमोशंस का, इट टेक्स प्रैक्टिस। इट टेक्स प्रैक्टिस। अच्छा, इस प्रैक्टिस से एक थोड़ा सा यहाँ से तो रेलेवेंट हो गया, मगर आपके नाम में देख रहा था, आपने लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं आतिफ और फिर इन्वर्टेड कॉमास में रेहान, ये कुछ समझा दें, ये क्या मिस्ट्री है? देखिए जी, नौजवानी के टाइम से I've been, एक सूफी स्टूडेंट रहा हूँ मैं शुरू से, तो ये यूँ समझ लें कि ये मेरा एक रूहानी नाम है। अच्छा, अबू रेहान अल बेरूनी से तो नहीं नहीं, इट्स समथिंग एज सिंपल जो लोग सूफीज़्म आई कैन को सी इट ऑन द स्क्रीन पे भी देख वो जो लोग असल में जो लोग सूफीज़्म को समझते हैं या जानते हैं उनके लिए तो वो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि नाम दिए जाते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को नाम देते हैं, तो मेरे टीचर ने मुझे ये नाम दिया था, सो आई कीप इट विद मी। अच्छा, इसलिए आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में किया और उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए किया हुआ है कि दिस इज व्हाट आई लाइक पीपल टू कॉल मी। अच्छा, ये जो गहराई का ताल्लुक है सूफीज़म, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उस पर भी इंशाल्लाह एक नशिस्त रखेंगे, मगर जितना आप सूफीज़म के लिए जितना गहरापन आपके अंदर होना चाहिए, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो पेशेंस है, बहुत बड़ी पेशेंस चाहिए होती है, नो डाउट। और जब आप लिखने की कैफियत का बात कर रहे थे तो एंथनी क्विन ने एक ऐसा करेक्टर किया कि आफ्टर दैट ही वेंट टू सी द साइकोलॉजिस्ट के यार आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, हेल्प मी आउट। राइटर के साथ भी क्या ऐसा होता है? राइटर के साथ ये होता है और ऑन अ डेली बेसिस होता है। अच्छा, डेली बेसिस वारदात, डेली बेसिस पे वारदात से डेली गुजरता बेसिस पे होता है, बिकॉज आप अपना हर किरदार बन जाते हैं। उसके अलावा लिखने का कोई तरीका मुझे तो समझ में नहीं आता। Even if it's a female character? Even if it's a female character, even if it's a child, if it's an old man, if it's a doctor, if it's a lawyer, if it's a How can a writer serial think? killer. How can, मुझे ये समझा दें, एक राइटर जो है वो कैसे, एक उसके लिए फिर उसकी बहुत ज़्यादा रीडिंग होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन बहुत होनी चाहिए, क्योंकि किसी खातून की रूह में घुस जाना, किसी बच्चे के अंदर चले जाना, किसी बुजुर्ग में, अगर आप खुद लाइक इन 20s हैं या 30s हैं, तो एक 80 इयर्स के जहन में जाना, ये क्या रीडिंग होती हैं या ऑब्जर्वेशंस होती हैं या भी एक आमद का कोई सिलसिला है? इट्स अ मिक्स। एक हद तक तो ये कि यस, आपने बिल्कुल ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है इससे। एक और चीज़ है कि आप अपने आप को कितना अच्छा जानते हैं। अच्छा, क्योंकि जितना आप अपने आप को अच्छा जानते हैं उतना ही आप वो बन सकते हैं जो आप नहीं हैं। ठीक है, तो अगर जो मुझसे फ़र्क है, ठीक है, मैं उस कैफियत में अगर जाना चाहूँ तो उसके कुछ क्लूज हैं, कुछ लेट्स से कि कुछ साइन पोस्ट्स हैं, उसमें से गुजर के उसमें जाना होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा आदिल साहब, अभी आपने अब राइटर भी हैं आप एक्टर भी हैं, आप कंटेंट भी देखते हैं, वहीं पर आप टीचिंग भी कर रहे हैं, सो क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताएं, टीचिंग की तरफ किस तरह आए, क्योंकि अब तो एक तरफ कहते हैं ना, किसी चीज़ स्क्रीन की लत लग गई तो लग गई, उसके बाद एक्टिंग है, चाहे वो आप मीडिया की तरफ आ गए, तो उसके बाद टीचिंग की तरफ किस तरह से गए? टीचिंग की तरफ इस तरह से गए कि देखें, इट्स लाइक एक तरफ ऑब्वियसली साइड करियर्स इज अ थिंग। एक राइटर के लिए ना एक बड़ा मुश्किल जर्नी होता है अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन करना, तो एक बड़ा मेजर रोल ये भी होता है कि आपको कुछ साथ में कुछ चलाना पड़ता है, तो एक फैक्टर ये ज़रूर रहता है मेरी टीचिंग में, जो मेरा जर्नी जहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन मैंने ये देखा कि एक काम जो कि शुरू तो मैंने पैसों के लिए किया था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन वो करते हुए कुछ हुआ फ्रैंकली कि आपको जब ये अंदाज़ा होता है कि जब आप जहन साजी कर रहे होते हैं बच्चों की, डिफरेंट एजेस के जवान बच्चों की, यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पे, और अगर आप उनको थोड़ा सा इंस्पायर कर सकते हैं और उनके जहन थोड़े से खोल सकते हैं, उनके दिल थोड़े से खोल सकते हैं, तो ये एक बड़ी एक यूनिक सी फीलिंग होती है। तो मैं फिल्म पढ़ाता हूँ, मैं एक्टिंग पढ़ाता हूँ, राइटिंग पढ़ाता हूँ, फिल्म डिज़ाइन पढ़ाता हूँ,
सो a lot of different subjects related to लेकिन तो मेरी फील्ड कहीं के साथ आप ही पढ़ा भी अगर हैं तो अपनी फील्ड से कनेक्टेड है, जो Field से connected हूँ। आपकी एक्सपर्टीज है वो आप स्टूडेंट्स को दे रहे होते जी, हैं, ऐसा ही स्टूडेंट्स है। सीख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में वो वाला सवाल जो था वो तो बहुत रेलेवेंट हो गया कि आपसे भी सवाल होते होंगे बहुत सारे बहुत कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, मीडिया में कैसे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। हर दूसरी तीसरी क्लास में ये सवाल पैदा हो रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा इसकी तरफ, चूँकि आपने फिल्म का जिक्र किया है, कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पाकिस्तान फिल्म का? अभी तो बड़ा अच्छा हमारी फिल्म्स ने बिजनेस किया है। मुस्तकबिल क्या देख रहा हूँ, इंटायरली डिपेंड्स कि हम कितना सीरियस होते हैं एज अ नेशन कि हमने इस आर्ट फॉर्म को किधर लेके जाना है। देखिए, इट्स लाइक किसी चीज़ को भी इंडस्ट्री बनने के लिए एक सर्टन नंबर रिक्वायर्ड है। ठीक। हमारे पास नंबर ऑफ सिनेमाज अभी बहुत कम है, दे नीड टू बी इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। ठीक है। अच्छा, और चलें ये तो एक फैक्टर बता दें, द नीड्स टू बी इंक्रीज ड्रास्टिकली, मगर ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन होती है कि अब हम देखेंगे कि क्या वो डिमांड है भी है कि जिसके लिए हमने ये सप्लाई करना है, वो कैसे अट्रैक्ट करेंगे हम सिनेमा देखने वालों को? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखें, होता ये है कि जो फिल्म मेकर्स भी होते हैं, ये वो अंडा मुर्गी वाली बात है कि कौन सी चीज़ पहले होनी है। कि आप कहेंगे कि यार बेहतर फिल्में बननी शुरू हो तो लोग सिनेमा देखने जाएंगे, या फिर सिनेमा ज़्यादा हो जाए, इंडस्ट्री बड़ी हो जाए तो अच्छी फिल्में बननी भी शुरू हो जाएंगी। थिएटर्स तो बंद हो रहे हैं ना, सिनेमा Theatres आपके बंद स्क्रीन्स तो बंद हुए हैं। अगर आपकी सप्लाई अच्छी होती तो फिर वो बंद क्यों होते हैं? देखें, एक सर्टन फॉर एग्जांपल अगर हमारा हमसाया मुल्क है भारत, अगर आप वहाँ पे देख लें तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ सिनेमाज हैं, वहाँ पे फिल्म अभी रिलीज होती है, 2 दिन गुजरे होते हैं तो फिल्म अपने पैसे पूरे कर चुकी होती है, जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ सिनेमाज। तो पाकिस्तान में एक फिल्म के लिए पैसे कमाना एक साइंस है बहुत बड़ी। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो इसको आप एक लेजिटिमेट इंडस्ट्री एट द मोमेंट तो नहीं कह सकते। हाँ, टाइम के साथ साथ ये बन सकती है। फिर फ्यूचर ये बहुत मुमकिन है कि कंप्लीटली डिजिटल हो, तो हो सकता है कि सिनेमा आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाए। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी जरूर है। ठीक है, हम सिनेमा की यहाँ पे बात तो करें, लेकिन अगर ये फैक्टर भी, इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि सिनेमा तो है अभी हमारे पास, चाहे कम है, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। That's तो जब अफोर्डेबल नहीं है तो लोग जब आ ही नहीं सकते, वो देख ही नहीं सकते, फिर आप फिल्म बनाएं, आप जो मर्जी वहां पर डिस्प्ले करें, तो कौन देखने आएगा, कैसे देखेगा वो? फिर फिल्म कैसे, आपकी इंडस्ट्री कैसे आगे ग्रो करेगी? सो ये भी मेरे ख्याल में डिबेटेबल है ना? वेल नो, ये डिबेटेबल नहीं है। ये डिबेटेबल ऐसे नहीं है कि देखें, जो दुनिया की हिस्ट्री में ये बताती है कि जब भी रिसेशन आया ना इकोनॉमी में, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ग्रो किया। सही। ठीक है। ठीक है। ठीक है, सिनेमा का टिकट ज़रूर महंगा होता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे कोई भी फॉरेन फिल्म आके, अच्छी फिल्म आके लगती है तो वो 10-12 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए कमा लेती है। हाँ, ऐसे ही है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो जाके खर्च ना कर सकें। लोग ऐसे हैं जो खर्च करना चाहते हैं, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट नहीं है। आप ज़रा गौर करें ना कि पाकिस्तान के अंदर मेजर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट या तो आउटिंग है या खाना है। ठीक है, बिकॉज और कोई ऑप्शंस नहीं है। कोई ऑप्शंस नहीं। अच्छा, आप अगर सिनेमा एक लेजिटिमेट ऑप्शन होगा, लोग पैसे लोग खर्च जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मुझे हम कब सास बहू और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बात कब आ रहे हैं? अगर आपने कहा कि मैं भी कुछ ऐसी चीज लिख रहा हूँ तो मैं तो फिर उठ के जाने लगा। ना। अगर मैं ऐसी कोई चीज लिख रहा था तो मैं खुद उठ के चला। तो सो सी दैट्स द थिंग, ये आई थिंक ये भी एक मैटर ऑफ टाइम है। कितना? ज्यादा लंबी बात नहीं, बचपन से बड़े हो गए देख एक टाइम आता है एक इंडस्ट्री के अंदर कि ना वो सैचुरेट हो जाती है। ये एलिमेंट्स कंप्लीटली खत्म कभी भी नहीं होंगे। अच्छा। ये रहेंगे बिकॉज एक सर्टेन मार्केट है जो इन चीजों को देख के महसूस होती है। देखें, एक ऑडियंस एज अ राइटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप ऑडियंस के दिलों के ऊपर मैसेजेस फेंक रहे होते हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस हमारे यहाँ है जो इन चीज़ों को अब्जॉर्ब करना चाहती है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। हाँ, लेकिन ये हमारे पास तो चॉइस है ना कि हम इसको कितना दिखाना चाहते हैं। तो और ऑप्शंस जब बनेंगे, ठीक है, और चलेंगे तो लोग कहेंगे यार और भी कुछ है देखने को। थैंक यू वेरी मच आतिफ रेहान सिद्दीकी, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई you very और बहुत कुछ सीखने को मिला है कि आपकी ये जो बात काफ़ी वैलिड है कि हमेशा आप वो देखें जो वैक्यूम है आपने उसको कैसे फिल कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से फिल कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल राइटिंग होनी चाहिए और आप अपनी व्यूअरशिप्स को, अपनी ऑडियंस को खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। यू नीड टू नो द पल्स ऑफ द
Pulse of the masses, मैसेज exactly. जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही, और बहुत आज शुक्रिया। का दिन हमारे लिए इसलिए भी अच्छा रहा कि आज हमारे दिन का जब आगाज हुआ तो हमने बड़ा अच्छा आर्ट वर्क भी सीखा। आर्ट और जो क्राफ्ट सीखते हैं, खासकर जो किताब से जिनको इश्क है, मुझे भी किताब से बहुत इश्क है, और रीडिंग इज माई हॉबी है, मेरी हॉबी नहीं बल्कि कहना चाहिए कि मेरी Habit हैबिट है। और उसके लिए जो है मैंने तो गिफ्ट भी ले लिया। ले लिया, और मुझे- और लिया नहीं आपने, लिया नहीं आपने, अच्छा भाई, लिया नहीं मांग लिया, एक ही बात है, मांग मांग लिया लिया, उठा लिया। इजाजत से। अच्छा क्या, इजाजत से उठा। इजाजत से। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ना कि आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही डॉक्टर नौशीन के साथ, किडनीज के जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के जो इश्यूज होते हैं। प्लीज़ जब आज रिपीट होगा 4 बजे, आप दोबारा देखिएगा, और इस यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, और इट्स ग्रेट लर्निंग। हम इंसान को अपने दिमागी सेहत के साथ जिस्मानी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। और फिर हूँ का मतलब होता है कि मैं भी आज कुछ आपने कहना भी चाह रही बहुत, मैं ये कह रहा था आज भी आपने भी बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल जी, आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आज मैंने बुक मार्क बनाने सीखे, सो वो डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी आज हमारे गेस्ट सेगमेंट से, आतिफ साहब की गुफ्तगू से जो मैंने सीखी, वो ये कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स कभी ना देखें कि आपने हमेशा शॉर्टकट देख कर ही आपने कहना अच्छा जी आपने इस जगह पे पहुंच जाना है। स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स सेट करें, और जो डिफरेंस आपके माइंड में ना कि अच्छा ये सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, सो ये आपसे स्टार्ट होती है। सो आपने खुद को चेंज करना है, आप खुद से इनिशिएट करेंगे एक चीज़ को, वो इनिशिएटिव लेंगे, उसके बाद लोग आपके साथ मिलते जाएंगे और आप अच्छी चीज़ जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आज आपने बहुत अच्छी चीज़ हम सबको सिखाई। अच्छा जी, अगर कोई मैसेजेस आप हमें भेजना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो हमारे सोशल मीडिया पे आप भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे फेसबुक पेज पे और डेफिनेटली यूट्यूब पे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया के मैसेजेस जो हैं वो डेफिनेटली वो सेगमेंट आपका बहुत फेवरेट होता है। आपके मैसेजेस के हम मुंतजर रहेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। राइजिंग पाकिस्तान।